गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने डीएलएड बीएड में ये पढ़ी होगी थ्योरी, लेकिन उसको काफ़ी वास्ट वे में और थ्योरी टाइप में ही हमने पढ़ा है। और अब हम इसे सीटेट के लिए या फिर DSSB के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स के लिए हम इसको पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आज अदरवाइज 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट आया कहाँ से है, इस वर्ड का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो लैटिन भाषा, जो कि आज एक मृत भाषा हो गई है, तो लैटिन भाषा से कॉग्निटिव वर्ड का डेवलपमेंट हुआ है, डिराइव्ड हुआ है हमारा कॉग्निटिव वर्ड यहाँ से। तो कॉग्निसर एक वर्ड है लैटिन भाषा का, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो, टू रिकॉग्नाइज, टू कंसेप्चुअलाइज, किसी भी चीज को जानना, समझना, उसको अपने संज्ञान में लेना, जानकर समझकर अपने संज्ञान में ले लेना। और हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कंप्लीट इसी के ऊपर बेस्ड है कि एक बच्चा किस प्रकार से चीजों को अपने संज्ञान में लेता है, अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं लेता है, वो अपने अकॉर्डिंग लेता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जीन पियाजे ने इस थ्योरी में इंक्लूड की हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। वो है emergence of the ability to think and understand, acquisition of ability to think and do problem solving. Third is the essential development of cognition is denoted by establishment of new schema. Okay, new schema. According to Piaget, every child concept their knowledge by themselves. देखो ये थ्योरी में ये जो लाइन है कि प्याजे ने क्या बोला है, हर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अपने द्वारा ही करता है। यानी कि आपको उसको कुछ ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। आप 40 क्लासेस में जा रहे हो, आप बच्चे को ABCD सब कुछ सिखा रहे हो। आप 40 क्लास के जो स्टूडेंट्स आपके 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, आप अकेले एक टीचर हो, आप बच्चों को ABCD समझा रहे हो, आप 40 स्टूडेंट्स को इक्वली समझा रहे हो, लेकिन क्या वो इक्वली ही उसी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं उस नॉलेज को जिस तरीके से आप समझा रहे हो? सब समझेंगे, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग तरीके से समझेंगे। इसीलिए हम एक क्लास में देखते हैं, क्या देखते हैं कि 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक काफी इंटेलिजेंट होते हैं, एक एवरेज होते हैं और एक बिलो एवरेज या फिर कम थोड़ा जिसमें बुद्धि क्षमता होती है, जो स्लो लर्नर्स जिनको हम बोल सकते हैं, वो होते हैं। ठीक है, लेकिन टीचर तो एक ही है, टीचर तो एक ही चीज है, समझा रहा है बच्चों को, इक्वली समझा रहा है, वो तो भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है। So, the development of child is a result of interaction between their maturity and experience. देखो 4 स्टेजेस जीन पियाजे ने दी है, ठीक है। तो जो लास्ट वाली स्टेज है उसमें हम मेच्योरिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस तो बच्चा स्टार्टिंग से ही कर रहा है। तो जो भी वो इंटरेक्शन करता है अपने सराउंडिंग्स में और जो उनसे वो एक्सपीरियंस लेता है, उसकी नॉलेज उसी का परिणाम होती है। अब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप जो नॉलेज ले रहे हो, आप इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, आपकी सभी सेंसेस इसमें वर्क कर रहे हैं। ऑडियो भी है, वीडियो भी है, विजुअल भी है, ठीक है। आप अगर लैपटॉप में ले रहे हो या फोन में ले रहे हो, कुछ भी आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो, तो उसको आप टच भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी ऑलमोस्ट ऑल सेंसेस इसमें इंक्लूड है। तो ये क्या है, ये आपका एक्सपीरियंस है। इसी प्रकार बच्चे का भी एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस से जो सीखता है वो ही उसकी नॉलेज बनती है, ठीक है। नाउ जीन पियाजे ने, हम थोड़ा जीन पियाजे के ऊपर भी बात करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ उसकी थ्योरी पे ही एकदम आ जाए। देखो थ्योरी तो हमें करनी ही है, ठीक है, लेकिन हमें जीन पियाजे के बारे में भी पता होना चाहिए और कैसे उसने इस काम को किया, कैसे उसने इस थ्योरी को दिया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो जीन पियाजे अलोंग विद हिज वाइफ हैड स्टडीड ओवर
देयर चिल्ड्रन। देखो जीन पियाजे ने अपनी वाइफ के साथ अपने ही बच्चों के ऊपर स्टडी की थी, ठीक है। तो समटाइम्स दे प्रेजेंटेड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, कभी कभी तो वो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स उनके सामने रख देते ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन दैट दे हैड गिवन देयर थ्योरी। भाई जो जो सॉल्यूशन उन्होंने अपनी थ्योरी में दिए हैं वो पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। उनको एक्सपेरिमेंट किया गया है किसके ऊपर, उनके खुद के बच्चों के ऊपर, ठीक है। तब जीन पियाजे ने ये थ्योरी दी है। तो जीन पियाजे क्या है, एक इंट्रैक्शनिस्ट है, ठीक है, अंतः क्रियावादी। ये नहीं है कि भाई फालतू उठा के कुछ भी हवा में वो बातें कर रहा है, नहीं, उसने इंटरेक्ट किया इन सब चीजों के साथ, अंतः क्रिया की है और उस चीज को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, तब उसने जाके ये थ्योरी दी है। उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है, रचनावादी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने चीजों का निर्माण किया। वो हमेशा अपनी थ्योरी में क्या कहता है, भाई कंस्ट्रक्ट करो, बच्चों को आप प्रॉब्लम दो, कंस्ट्रक्ट करो, बच्चे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप बस उनको वो एनवायरनमेंट दो, ठीक है। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट क्या है, ये हमारे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं स्विट्जरलैंड के। इन्होंने मानसिक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। Piaget theory tells us that the child is born with a mental and cognitive structure which develops and attain maximum growth around the age 14 और 15 years। तो जो मैक्सिमम एज इसने बताई है ना, वो 14 और 15 बताई है। देखो हमें इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, और इसके अकॉर्डिंग 14 और 15 एज इसने मैक्सिमम ग्रोथ की बता दी है। तो प्याजे के सिद्धांत ने क्या बताया, बच्चों एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ ही पैदा होता है। देखो यहाँ पे आपको एक और याद आ रहे होंगे नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने क्या बोला था, बच्चे के अंदर भाषात्मक व्याकरण होती ही होती है, वो इनेट होती है। इसी प्रकार ये भी क्या कह रहा है कि मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ ही बच्चा पैदा होता है, जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब कि लास्ट से लास्ट जो ज्यादा से ज्यादा विकास प्राप्त करेगा वो 14 से 15 साल की एज में करेगा, उसके बाद वो वैसा ही बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये 14-15 साल वाली तो भाई हमारे टीनेज वाली एज आ जाती है, इसके बाद भी हम लाइफ में काफी कुछ चीजें सीखते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ तक का जो हमारा मेंटल बेस बन जाता है ना, उसके ऊपर हमारी आने वाली लाइफ के जो निर्णय होते हैं वो काफी ज्यादा टिके हुए होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि चाइल्डहुड से लेके टीनेज तक या अडल्ट होने तक बच्चे को जो है, जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं, वो आने वाली लाइफ में उनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि प्याजे ने यूज किए हैं, अभी हमने सेकंड स्लाइड में भी उसकी बात की थी, उनमें क्या क्या है, देखो मेंटल स्ट्रक्चर, स्कीमा, उसके बाद आएगा आपका एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं प्याजे के, और भाई इन्हीं से क्वेश्चन आता है। मेंटल स्ट्रक्चर से पूछा जाएगा, स्कीमा से क्वेश्चन बना देंगे, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन से बना देंगे, इक्विलिब्रियम क्या है इससे बना देंगे, ठीक है। अब हमें भाई डीएलएड और बीएड की तरह 5-5 6 पेजों में तो इनको भरना नहीं है, आप कहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, उसके ऊपर ही हमें बात करनी है। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज्ड बाय पियाजे, मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी बच्चा ज्ञान अर्जित कर रहा है, नॉलेज बच्चा जो भी ले रहा है, वो हमारा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर है, वो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जा रहा है। आफ्टर बर्थ दोस थिंग्स व्हिच आर सीन, अंडरस्टैंड एंड लिसन बाय एन इंडिविजुअल, ऑल ऑफ दीज डेवलप्स मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है। जन्म के पश्चात एक बच्चा जो भी चीजें देखता है, सुनता है, करता है, वो सब उसके मेंटल स्ट्रक्चर का विकास करता है, ठीक है। यानी कि बच्चे ने मम्मी से पानी मांगा, ठीक है, मम्मा मम्मम मम्मम बच्चा पहले बोलता है, टेलीग्राफिक वर्ड्स इनको बोलते हैं, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो क्या एक्सपीरियंस लिया बच्चे ने कि मैंने मम्मम बोला, मम्मी ने मुझे पानी दिया, और कुछ समय तक बच्चा पानी इसी तरीके से मांगता है, ठीक है। अगर बच्चा घर में देख रहा है माहौल कैसा है, लड़ाइयां हो रही है, चाइल्डहुड में बच्चा अगर ऐसे देख रहा है, तो उसका भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, और उसकी भी थिंकिंग ऐसी ही बन जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, छोटे बच्चों के सामने डोंट यूज बैड वर्ड्स, डोंट डू फाइट इन फ्रंट ऑफ देम। सो दिस आर द थिंग्स कि बच्चे का मानसिक विकास उसके आसपास होने वाली चीजों से ही निर्मित होता है,
ओके। द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखो ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी वीडियो पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे, लेकिन समझेगा सब कोई अपने तरीके से। तो सभी व्यक्तियों का मेंटल स्ट्रक्चर, सभी बच्चों का मेंटल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होता है और वो अपने अपने तरीके से चीजों को समझते हैं। इट इज अ चैलेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर को हम चैलेंज भी कर सकते हैं। मान लो आपको कोई गलत नॉलेज है, ठीक है, और आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, या नहीं भी करना चाह रहे हो, लेकिन सामने वाले ने आपको बता दिया कि भाई आपको इस चीज की जो है गलत नॉलेज है और ये ठीक है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमारा मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंजेबल होता है। ये हम एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में पढ़ेंगे आगे कि हम अपने मेंटल स्ट्रक्चर यानी कि ज्ञान को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब बच्चा मम 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 बोल रहा है कुछ समय तक, बाद में उसको पता चल जाता है कि इसको पानी बोलते हैं, है ना, पानी बोलते हैं। तो उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर में क्या किया, चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। गॉट इट? नाउ इट इज ऑल्सो एज अ प्रीवियस नॉलेज। हम इसको प्रीवियस नॉलेज के नाम से भी जानते हैं मेंटल स्ट्रक्चर को, क्योंकि जो बच्चे का ऑलरेडी उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसी के आधार पे तो बच्चा आगे चलता है, और उसी में अगर कोई गलती है तो हम उसको सुधार सकते हैं या कुछ नया उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वही बच्चे की प्रीवियस नॉलेज भी कहलाती है। अब स्कीमा को लेके बहुत डाउट होता है कि भाई स्कीमा क्या है, स्कीमा क्या है। तो स्कीमा हमारा बिहेवियर होता है, व्यवहार। मेंटल स्ट्रक्चर से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और उसके आधार पे जो हम व्यवहार करते हैं, बिहेवियर परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्कीमा। ओके, इज नोन एज स्कीमा, उसे हम स्कीमा कहते हैं। इट इज ऑल्सो चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। भाई जैसे हम मेंटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हम स्कीमा को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपकी नॉलेज में परिवर्तन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। नाउ समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज प्रीवियस नॉलेज। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम प्रीवियस नॉलेज बोलते हैं। एसिमिलेशन देखेंगे। अब एसिमिलेशन क्या होता है, व्हेन द पर्सन यूज मेंटल स्ट्रक्चर टू गेन द न्यू नॉलेज। जब कोई व्यक्ति अपने मेंटल स्ट्रक्चर में नई नॉलेज ऐड करता है, एडिशन ऐड करता है, उसको हम आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन बोलते हैं। एडिंग न्यू नॉलेज इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, नई नॉलेज को ऐड करना स्कीमा में एसिमिलेशन कहा जाता है। एकोमोडेशन क्या होता है भाई, देखो एसिमिलेशन एडिंग होता है, एकोमोडेशन क्या होता है हमारा, उसको मॉडिफाई करना। जो हमने गलत चीज सीखी है उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, रिप्लेस करके उसमें न्यू नॉलेज ऐड करना, उसको अपने जो आपका ऑलरेडी चीज हो, जैसे कि मम हम बोलते हैं तो हमने मॉडिफाई कर लिया कि भाई पानी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं इसको। अब बच्चे ने देखा एसिमिलेशन में क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं, बच्चे ने पहली बार डॉग देखा तो उसको बोला डॉग है ये, ठीक है, 4 पैरों वाला, 1 पूंछ वाला, क्या है ये, डॉग। तो बच्चे ने नई नॉलेज को क्या किया है, एसिमिलेट किया है, किसको, डॉग बोलते हैं। लेकिन बाद में जब उसने बिल्ली को देखा उसने उसको भी क्या समझा, डॉग ही समझा, है ना, उसको भी उसने डॉग समझा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको पता चला अरे नहीं ये डॉग है और ये बिल्ली है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर ली, उसको हम एकोमोडेशन बोलेंगे। जब बच्चा नया कुछ ऐड करेगा अपनी नॉलेज में उसको एसिमिलेशन कहा जाएगा, और जब बच्चा हमारा कुछ नया मॉडिफाई कर लेगा अपनी नॉलेज में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मॉडिफाई कर लेगा। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई प्लास्टिक कंटेनर बॉक्स है और वो ऐसे ही पड़ा और आपने उसको यूज करने के लिए उसको मॉडिफाई कर लिया, काफी अच्छा आपने कुछ क्रिएटिव वर्क करके उसके ऊपर और उसको न्यू जैसा बना दे तो वो मॉडिफाई हो गया ना। इसी तरीके से जब बच्चा अपनी नॉलेज में चेंजमेंट करता है उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं, वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, व्हेन द पर्सन गेनिंग
the new knowledge and modify the mental structure. It means adding something or deleting something in the previous knowledge or existing schema is called accommodation. ठीक है, जब भी कोई बच्चा नई नॉलेज को, नए ज्ञान को अपने मेंटल स्ट्रक्चर में ऐड करेगा और उसमें से कुछ डिलीट करेगा, कुछ गलत इंफॉर्मेशन जो होगी उसको डिलीट करेगा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जो उसके पास ऑलरेडी है उसमें उसको डिलीट करेगा और नई नॉलेज को ऐड करेगा, तब हम एकोमोडेशन बोलेंगे. तो इक्विलिब्रेशन क्या हुआ भाई? इक्विलिब्रेशन भी होता है और इक्विलिब्रियम भी होता है. ठीक है, दोनों एक ही बात है. अब बच्चे को समस्या ये होगी कि भाई एसिमिलेट भी कर लिया, एकोमोडेट भी कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन काफी हो रही है, तो क्या किया जाए? तो लास्ट वाली स्टेज होती है हमारी संतुलन. इसमें क्या होता है? व्हेन द पर्सन फेसेस अ न्यू सिचुएशन. अब बच्चे की कोई न्यू सिचुएशन आ गई, उसमें बच्चे का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो डिसबैलेंस हो गया एकदम से. ठीक है, अब जैसे मैं आपको ही कोई नई प्रॉब्लम दे दूं, आपकी ही लाइफ में आज भी ऐसा होता है. जरूरी नहीं है कि ये चीजें केवल बच्चों के साथ ही हो, आप अपने से भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं. आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रॉब्लम आ गई है तो आपका मेंटल स्ट्रक्चर डिसबैलेंस होगा कि भाई अब इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको कैसे हम सोल्व करें. तब आपके पास जो सिचुएशन होती है उसमें आप एसिमिलेट भी करते हो और एकोमोडेट भी करते हो. जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, हाँ आप सोचोगे इसको हमने ऐसे सोल्व किया था, वैसे सोल्व किया था, उसके बाद हम एकोमोडेट करेंगे और समटाइम्स हम दोनों का यूज करेंगे. दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे उस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रेशन. उस सिचुएशन को, उस बैलेंस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रेशन बोलेंगे. I think enough for today. We will continue for the second part tomorrow. Okay. I hope आपको अच्छी लगी होगी क्लास. थैंक यू क्लास. तो हम इसको कल कंप्लीट करेंगे.